दोस्तों, मैं अमित कुमार मिश्रा इतिहास विषय के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष मध्यकालीन इतिहास विषय को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं, जिसका जो चैप्टर है वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसका कार्यकाल 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक का कार्यकाल है। इसके बारे में आज हम सबको अध्ययन करना है कि कैसे इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, कैसे उसको एक सुदृढ़ आधारशिला प्रदान किया, इसके बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि इस चैप्टर, इस टॉपिक को पढ़ने से हमें किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है कि इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम जान सकेंगे कि उसका प्रारंभिक जीवन कैसा था। दूसरा पॉइंट है कि इल्तुतमिश के उत्कर्ष के बारे में हम जान सकेंगे कि उसने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, उसके बारे में हम जान सकेंगे। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वह इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में जान सकेंगे। प्रारंभिक कठिनाइयों का मतलब यहां यह है कि जब वह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जब वो बैठा तो किन किन समस्याओं को उसे निपटाना पड़ा, किन किन समस्याओं से उसे रूबरू होना पड़ा, किन किन समस्याओं का समाधान करना पड़ा, इन समस्त सारी चीजों का हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन, जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने बताया भी है कि इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह गुलाम ही था, क्योंकि यह जो समय चल रहा था गुलाम वंश का समय चल रहा था, दास वंश का समय चल रहा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह इल्तुतमिश भी एक तुर्क जाति का था, किंतु वह एक इल्बरी शाखा का था। उसका जन्म मध्य एशिया के एक कबीले के सरदार, जिसका नाम है दालम खां, के वहां इसका जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। वह देखने में अत्यंत ही सुंदर, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह देखने में बहुत कुरूप था, भद्दा था, लेकिन इल्तुतमिश ठीक उसके विपरीत वह देखने में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर था, जो अपने तरफ लोगों को आकर्षित करता था अपने प्रतिभा से। इसके साथ साथ इल्तुतमिश बाल्यकाल में अत्यंत ही कुशाग्र बुद्धि, गुणवान और प्रतिभा का धनी व्यक्ति था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह अपने पिता का विशेष प्रेमी था, जिसके कारण उसके अन्य भाई उसके साथ जलन की भावना रखते थे और आगे चल करके उनके भाइयों ने ही एक जमालुद्दीन नामक सौदागर के हाथों बेच डाला। जमालुद्दीन भी आगे चल करके पहले तो उसने भी मोहम्मद गोरी के हाथों इल्तुतमिश को बेचना चाहा और उसको बेचने के लिए गजनी लेकर के आया। इल्तुतमिश को गजनी लेकर के जमालुद्दीन नामक एक सौदागर था, जो गजनी लेकर के इल्तुतमिश को बेचने के लिए आया, और वो भी किसे? मोहम्मद गोरी के हाथों उसे बेचना चाहा, लेकिन सौदा न पटने के कारण वह मोहम्मद गोरी को न बेच सका। लेकिन वह उसे वहां से ले जाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों बेच दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश को इतिहासकारों ने गुलामों का गुलाम कहा था। गुलामों का गुलाम
जो यह शब्द है इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि गुलामों का गुलाम क्या है। गुलामों का गुलाम का मतलब यहां यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का दास था, यानी कि वह भी क्या था, एक गुलाम था। और गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक तो था ही, और ऐबक का भी गुलाम यानी कि दास इल्तुतमिश था। इस नाते इतिहासकारों ने इसे गुलामों का गुलाम कहा है। अब हम चर्चा करते हैं इल्तुतमिश का उत्कर्ष। ऐबक के साथ इल्तुतमिश भी भारत चला आया और ऐबक इल्तुतमिश की प्रतिभा से मुग्ध था और उसने इल्तुतमिश को उच्च कोटि का सैनिक और व्यावहारिक शिक्षा दिलाई। वह बचपन से, जैसे कि आप अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी हुई थी कि इल्तुतमिश बाल्यकाल में ही वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था, तो इस नाते उसे थोड़ी सी सहायता की जरूरत थी और वो प्लेटफॉर्म उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने सैनिक शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षा के रूप में प्रदान किया। इसके साथ साथ इल्तुतमिश के साथ सद्व्यवहार भी वह करता था और उसके गुणों, कर्तव्य निष्ठा एवं प्रतिभा से आकृष्ट होकर उसे शाही अंगरक्षकों का प्रमुख और अमीर ए शिकार आदि ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने भी अपने स्वामी के प्रति हमेशा वफादारी का सबूत प्रस्तुत किया तथा अपनी योग्यता के बल पर उच्च पद प्राप्त करता हुआ दिन प्रतिदिन आगे की तरफ बढ़ता चला गया। इसके साथ साथ लेनपुर जो एक इतिहासकार है उसने कहा है कि मोहम्मद गोरी के लिए जिस प्रकार ऐबक था, ठीक उसी प्रकार ऐबक के लिए इल्तुतमिश, जिसके साथ उसने पुत्र के समान व्यवहार किया था। लेनपुल ने क्या कहा है कि मोहम्मद गोरी के लिए जिस प्रकार ऐबक था, ठीक उसी प्रकार ऐबक के लिए इल्तुतमिश, और ऐबक ने भी उसके साथ पुत्र के समान व्यवहार किया था। 1205 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी ने खोखर एक जाति है, खोखरों के विरुद्ध पंजाब में सैनिक अभियान किया, उस समय इल्तुतमिश ने गोरी को अपनी सैनिक सहायता और वीरता से काफी प्रभावित किया था। अतः गोरी ने उसकी काफी प्रशंसा की और ऐबक से कहकर उसे गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया। इल्तुतमिश की योग्यता से प्रभावित होकर गोरी ने ऐबक से भी कहा था कि इल्तुतमिश बड़ा होनहार है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। इल्तुतमिश बड़ा होनहार है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। इसके बाद तो इल्तुतमिश की पदोन्नति होती चली गई। ग्वालियर विजय के उपरांत ऐबक ने उसे वहां का हाकिम नियुक्त कर दिया। अब हम चर्चा करते हैं कि इल्तुतमिश जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो उसके सामने कौन कौन सी प्रारंभिक कठिनाइयां आई, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक है कि गजनी का शासक ताजुद्दीन एलदौद, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी किया है। इल्तुतमिश की कठिनाइयों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक बाह्य कठिनाइयां और एक आंतरिक कठिनाइयां। जहां तक बाह्य कठिनाइयों का प्रश्न है, इस संदर्भ में सर्वप्रथम गजनी के शासक ताजुद्दीन एलदौद की चर्चा की। ऐबक की तरफ मोहम्मद गोरी का एक प्रबल सेना नायक था। ताजुद्दीन एलदौद मोहम्मद गोरी की सेना का सेनापति था। इसके साथ साथ यह हमेशा चाहता था कि जैसे ही दिल्ली सल्तनत पर मौका मिले हम उस गद्दी को प्राप्त कर सकें। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ के साथ उसकी मंसूबों पर
पानी फेर दिया और उसे दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ने से रोक दिया। दूसरा महत्वपूर्ण है उच्च का शासक नासिरुद्दीन कुबाचा। इसकी दूसरी बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि यह सिंध के शासक था नासिरुद्दीन कुबाचा, और जैसे ही गौरी की मृत्यु हुई, गौरी की मृत्यु होने के बाद वह कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा सिंध और उच्च का स्वतंत्र शासक बन बैठा। वह चाहा, उसने सोचा कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई है, अब संपूर्ण साम्राज्य मेरा है। इस नाते उसने सोचा कि मैं सिंध और उच्च पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लूं, और उसने ठीक उसी प्रकार शासक भी वहां का बन बैठा। अब वह लाहौर एवं पंजाब पर भी अपना अधिकार करना चाहता था। उसने पंजाब की एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और लाहौर, भटिंडा, सुरसती और कोहराम आदि में सैनिक चौकियां स्थापित कर दिया था। दिल्ली सल्तनत पर भी उसकी दृष्टि गिद्ध के समान थी। एक लक्ष्य निर्धारित करके अब मुझे दिल्ली सल्तनत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना है, इस सोच के साथ वह आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ किया। एल्दौज की तरफ कुबाचा भी इल्तुतमिश का प्रबल प्रतिद्वंदी था, लेकिन इल्तुतमिश ने अपने कार्यप्रणाली के माध्यम से कुबाचा के रास्ते को भी रोक दिया। आगे चलते हैं। मंगोल आक्रमण का भय। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मंगोल आक्रमण यह एक ऐसी आक्रमणकारी जाति थी जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि शहरों को बर्बाद करना, धन को लूटना, तमाम प्रकार की जो भी समस्याएं थी उसको समाधान करके यह मंगोल अपनी तरफ से आगे की तरफ उत्तरोत्तर बढ़ते थे। इस समय दिल्ली साम्राज्य के पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा की समस्या भी अत्यंत कठिन थी। मध्य एशिया में मंगोल अपना प्रसिद्ध नेता, पिछली वीडियो में मैंने चर्चा भी किया है, चंगेज खान, जो कि बहुत ही बर्बर था और यह विख्यात भी था आक्रमण करने के उद्देश्य से। तो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल जो थे वह उत्पात मचा रहे थे। कहां पर? पश्चिमोत्तर सीमा पर, मध्य एशिया में। तो चंगेज खान तथा अन्य मंगोल नेताओं द्वारा इस क्षेत्र के मुस्लिम राज्य एक के बाद एक धाराशाही किए जा रहे थे और भारत में मुस्लिम साम्राज्य पर भी मंगोल के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसको निपटाने के लिए इल्तुतमिश ने पूरा प्रयास किया। आगे चलते हैं। सैन्य संगठन की समस्या। इल्तुतमिश जिस समय दिल्ली सल्तनत का जब सुल्तान बना तो उस समय उसके सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी सैन्य संगठन की, क्योंकि किसी भी साम्राज्य या देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ उसकी व्यवस्थाओं को अगर हम संचालित करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए वो होनी चाहिए सैन्य संगठन की, क्योंकि इसी सैन्य संगठन पर पूरे देश की व्यवस्था टिकी रहती है। तो ठीक उसी प्रकार इल्तुतमिश ने भी अपने समय में सैन्य संगठन की जो समस्याएं थी, समस्या कैसे थी, क्योंकि इसके पूर्ववर्ती जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका ससुर भी था, उसने जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी प्राप्त की तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी प्राप्त करने के साथ साथ उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने सैन्य संगठन की तरफ कोई विशेष ध्यान न दे सका। कारण क्योंकि उसका कार्यकाल मात्र 4 वर्षों का था, इस नाते वह अपना सारा समय क्षेत्र के युद्धों में ही लगा रहा, इस नाते वह सैन्य संगठन की तरफ ध्यान न दे सका। तो ऐसे में इल्तुतमिश जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि सैन्य संगठन की समस्या को सुलझाया जाए। ऐसे में सल्तनत की सेना 2 भागों में विभक्त थी। सेना का एक भाग लाहौर में तथा दूसरा भाग दिल्ली में। दिल्ली की सेना का सेनापति इस्माइल था और इस्माइल दिल्ली का प्रधान काजी भी था। काजी का मतलब क्या होता है? जो लोग न्याय करते थे उन्हें काजी बोला गया। वह एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति था और इस्माइल के निमंत्रण पर ही इल्तुतमिश बदायूं से दिल्ली आया और दिल्ली के सेना सहयोग से ही सुल्तान बन बैठा। इस सेना का
और लाहौर की सेना का इल्तुतमिश को विश्वास प्राप्त करना था और सेना को सुरक्षा करना था। साम्राज्य के संगठन, विद्रोहों का दमन और बाह्य आक्रमणों से साम्राज्य की सुरक्षा के लिए संगठित सेना अत्यंत आवश्यक थी। अब हम चर्चा करते हैं प्रशासनिक संगठन की समस्या। इल्तुतमिश के राज्यारोहण के समय साम्राज्य अत्यंत ही अस्त व्यस्त था और शिथिल था। केंद्र की समस्त शक्ति और दृढ़ प्रशासकीय संगठन का नितांत अभाव था। राज्य में तुर, अमीर, सरदार और अधिकारी गणों की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी। सुल्तान से किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं रह गया। जब किसी देश या किसी भी साम्राज्य के सुल्तान का अगर क्षेत्र या साम्राज्य में भय व्याप्त नहीं होगा तो वह क्षेत्र, वह साम्राज्य संतुलित ढंग से अपने कार्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार इल्तुतमिश ने भी वही किया जो कि उसके अन्य शासकों ने भी किया था। तो सुल्तान से किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं रहा। इसकी प्रतिष्ठा धूल दूसरित हो रही थी। जो कि दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान था और उसकी कोई भी पद और प्रतिष्ठा नहीं रह गई थी। इस नाते सबसे पहले उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने का पूरा प्रयास किया। सुल्तान के अधिकार सीमित थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुल्तान के जो अधिकार है वह असीमित होने चाहिए, तभी जाकर के क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम रह सकती थी। तो इल्तुतमिश को सुल्तान पद को पुनः प्रतिष्ठित करने का उसने पूरा प्रयास किया। अब इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि इल्तुतमिश का शासन काल कब से कब तक था। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1200 से लेकर के 1210, दूसरा दिया गया है 1211 से 1236, तीसरा दिया गया है 1206 से 1210, चौथा ऑप्शन है 1205 से 1230। तो इसका राइट आंसर जो है 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक का इल्तुतमिश का कार्यकाल रहा। दूसरा प्रश्न है ऐबक की मृत्यु के समय वह कहां का सूबेदार था। 4 ऑप्शन है लाहौर, पंजाब, दिल्ली और बदायूं। तो बदायूं का वह सूबेदार था। तीसरा प्रश्न है मध्य एशिया का मंगोल नेता कौन था। मैंने अभी बताया भी है कि मंगोल नेता में चंगेज खां एक ऐसा नेता था जो कि बर्बर और विध्वंसकारी नेता में से एक था। तो इसका राइट आंसर सी होगा, चंगेज खां। किसने कहा था कि किंतु इल्तुतमिश बड़ा होनहार है। यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहां इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश होनहार है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। तो यह स्टेटमेंट 4 ऑप्शन दिया गया है गोरी, ऐबक, मिनहार, लेनपुर। तो लेनपुर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि मोहम्मद गोरी के लिए जिस प्रकार ऐबक था ठीक उसी प्रकार ऐबक के लिए, यहां भी थोड़ा मिस्टेक है, इल्तुतमिश जिसके साथ उसके पुत्रों के साथ समान व्यवहार करो। तो यह स्टेटमेंट मोहम्मद गोरी का था। थैंक यू। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।